आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मेरे किसान भाइयों, साथियों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आप सभी का इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस किसानों से संबंधित मुद्दों को उठा रही है। पिछली दफा भी हमने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा की थी कि हमें ऐसा संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी जिससे किसान एकजुट हों। ये हम भली बात जानते हैं कि पिछले कई दशकों से विभिन्न राजनीतिक पार्टियां किसानों को अपना मुद्दा बनाकर अगुवाई करके उनका शोषण करते आ रही है और उन्हें फिर भी आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, भूमि का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो। इससे संबंधित चर्चा में आज हमारे साथ कॉमरेड रामकरण जी चौधरी हैं, भंवर जी जो चूरू से हैं, भंवर जी खालिया जो डेगाना से हैं, और जो हमारे बीच में रामनिवास जी हैं वो नागौर जिले से। तो मैं सभी से पहले हमारे जो वरिष्ठ हैं साथी, मैं रामकरण जी से कहूँगा कि वो अपने बारे में और दो शब्द जो किसान कामगार सभा का गठन हम जो करने जा रहे हैं उसके बारे में कहें, ताकि हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में पता चल सके। रामकरण जी चौधरी। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कोई भी सरकार किसान हितैषी नहीं रही, लेकिन वर्तमान सरकार तो घोर किसान विरोधी रही है। इसकी नीयत में ही किसान के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। किसान देश का 52% हिस्सा है और जिस कंपनी में 51% शेयर जिसके होते हैं वो 51% वाला उस कंपनी का मालिक होता है। लेकिन हिंदुस्तान में 52% आबादी होते हुए भी सत्ता में किसान का कहीं बोलबाला नहीं है। किसान के साथ घोर अत्याचार, अपमान और दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है। चुनाव के दिन में किसान अन्नदाता नजर आता है और चुनाव के बाद किसान की शक्ल भी सरकार देखना पसंद नहीं करती। वर्तमान में जो आपने संगठन बनाया है किसान कामगार, किसान अनाज पैदा करता है और कामगार उस अनाज को पैदा करने में मदद करता है। इसलिए किसान का बायां हाथ कामगार है। बिना कामगार के किसान अकेला कुछ कर नहीं सकता। तो हम जब किसान की लड़ाई लड़ते हैं तो कामगार को छोड़ नहीं सकते। किसान और कामगार साथ रहेंगे तो ही एक मजबूत ताकत बनेगी और दोनों के हितों की रक्षा होगी। इस हेतु आपने जो किसान कामगार संगठन बनाया, मेरी नज़र में बहुत ही बढ़िया निर्णय किया है और इसके आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। क्योंकि जितने भी संगठन हैं, अलग अलग बात की किसान सभाएं, यूनियन हैं, लेकिन किसी ने भी किसान के साथ कामगार को नहीं शामिल किया गया है। ये आपने जो पहल की है वो अनूठी है और बहुत अच्छी और प्रेरणादायक रहेगी। धन्यवाद। किसान कामगार सभा के बारे में मैं आप कुछ नियम जो हमने रखे हैं इसके अंदर, मैं उसकी एक बार पुनरावृत्ति कर देता हूँ। पिछली कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया भी था कि इसमें नंबर हमने 5 बिंदु रखे हैं। नंबर 1, एमएसपी गारंटी कानून को लागू किया जाए। नंबर 2, इंदिरा गांधी केनाल की व्यर्थ पड़ी भूमि किसानों को दोबारा आवंटित की जाए या दी जाए द्वितीय चरण के अंदर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह की जाए। नरेगा को जो है प्रतिदिन 500 रुपये जो मानदेय हो। मौसम आधारित जो बीमारियां हैं, फसल बीमा है, वो लागू किया जाए और बीपीएल का नया सर्वे करवाया जाए। ये 5 मांगों को लेकर किसान कामगार सभा जो गैर राजनीतिक है अपनी फाइट को करने जा रही है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और सभी जिले, चूरू, डेगाना, नागौर वगैरह के सभी साथी शामिल हैं और आज जो उपस्थित हुए हैं उन साथियों से आप रूबरू करने जा रहे हैं। इसी बीच में डेगाना जी से आए हुए खालिया जी से निवेदन करूंगा वो भी अपने 2 शब्द आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहें। पांडा जी सहित सभी साथियों को नमस्कार साहब।
हांडा जी, आपने जो ये किसान कामगार पार्टी का या संगठन का जो हिम्मत की है बनाने की, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम आपके साथ रहेंगे। आज अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो कोई भी राजनीतिक दल किसानों और मजदूरों का हिमायती नहीं है। किसानों और मजदूरों को आंदोलन करके सड़कों पर उतर करके अपने हक लेने पड़ते हैं। किसान और मजदूरों ने ऐसे राजनेता चुन करके विधानसभा और लोकसभा में भेजे ही नहीं जो उनके हित के लिए कानून बनाए और किसान और मजदूरों को सड़कों पर नहीं उतरना पड़े। इसलिए मेरी राय यह है कि किसान कामगार संगठन को राजनीति में विशेष रूप से भाग लेना चाहिए और जब तक सत्ता पर हमारा कब्जा नहीं होगा तब तक कानून नहीं बदल पाएंगे और कानून जब तक नहीं बदल पाएंगे तब तक किसान और मजदूरों को हम खुश भी नहीं कर पाएंगे। इतनी कहकर मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद खालिद जी, आपने अभी इस बारे में विस्तृत थोड़ा सा जानकारी दी। मैं थोड़ा सा इस बारे में और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसान की भौगोलिक स्थिति उसके ज़िले, उसके क्षेत्र और उसके अनुसार है, देश के अनुसार है। कई स्थिति पर पानी की बहुत अधिक आवश्यकता है तो कई जगह पर पानी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ये जो लड़ाई है ये एक विवेक की लड़ाई है कि किस क्षेत्र में किसान क्या चाहता है, उसकी प्रगति कैसे निहित है उसके अंदर। ये सब संकलन ये किसानगार जो सभा है वो करेगी, ताकि हमारे पास आज विभिन्न जिलों के साथी मौजूद हैं और आगे आने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी हम अन्य जिले के साथियों को बुलाएंगे जो अपने अपने क्षेत्र की समस्या बताएंगे कि हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या विकट है या हमारे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या विकट है। तो इन समस्याओं के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। जैसे मेरे गंगानगर का जिला है या मेरे हनुमानगढ़ का जिला है, उनके अंदर पानी की समस्या विकट है, जिसके बारे में मैं लास्ट में 2 मिनट चर्चा भी करूंगा। इसी बीच हमारे एक नौजवान आदिवासी क्षेत्र को बिलोंग करने वाले और योद्धा, नौजवान योद्धा मौजूद हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि रामनिवास जी वो पहले अपने 2 शब्द कहें। कॉमरेड रामनिवास जी, आप स्क्रीन पे नहीं आए। कॉमरेड रामनिवास थोड़ी देर के लिए कॉमरेड रामनिवास जी हमारे बीच में नहीं है। मैं तब तक अपने क्षेत्र की जो हमारे किसानों की स्थिति है उसके बारे में आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि गंगानगर और पंजाब दोनों एक दूसरे के बराबर के उपजाऊ क्षेत्र हैं, पर इस वक्त पंजाब के अंदर इतनी अधिक बारिश हो रही है कि वहाँ पर बाढ़ तक आ चुकी है और वो बाढ़ का पानी लगभग 2000 क्यूसेक पानी जो है वो रोपड़ डैम से होता हुआ हरी के पत्तन की तरफ जा रहा है और ये पानी लुधियाना से होकर गुजरते हुए इतना सीवर सिस्टम के साथ मिल जाने के कारण इतना घातक हो गया है कि उस पानी की फाउल स्मेल दूर दूर तक फैल चुकी है। हजारों लाखों जो पशु हैं, पानी के जीव हैं, वो उसके अंदर मर रहे हैं। स्थिति ये है कि इस पानी के साथ साथ 2000 क्यूसेक पानी ये आज के हरी के बैरन के अंदर डाला जाएगा और वहाँ पे अभी 50,000 क्यूसेक पानी मौजूद है। स्थिति यह है कि ये इतना गंदा पानी जब ये आएगा और उसके अंदर सिल्ट बहुत अधिक आ रही है, बहुत अधिक मात्रा में सिल्ट की प्रचुरता है, जिसके लिए गंग नहर और राजकिनार और फिरोजपुर फीडर को बंद करना पड़ेगा। अन्यथा ये जो ब्रांचें हैं सब स्वतः ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि सिल्ट की मात्रा इतनी है और इसको रिस्टोर करने के लिए 2 दिन लगेंगे। 2 दिन के अंदर ये हरी के पत्तन के अंदर पानी जाके रिस्टोर होगा और ये लगभग जिसका जो पॉन्ड लेवल था जो 680 के करीब था, आज वो 12 घंटे के अंदर 2000 तक पहुंच चुका है। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी की कितनी मात्रा आ रही है, परंतु ये इन कैनालों के अंदर छोड़ने के लिए छोड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि इससे कैनाल की बंद होने की संभावना पैदा हो जाएगी, सिल्ट आने की संभावना हो जाएगी। सवाल ये है कि ऐसी स्थिति के अंदर एक तरफ तो बहुत अधिक बाढ़ है, दूसरी तरफ हमारे जो पानी के जो स्रोत हैं वहाँ पानी पहुँच ही नहीं पा रहा। जब ये कैनाल बंद हो जाएंगी तो गंग नहर के अंदर एक और टेम्परेरी बंदी का दौर आएगा
वो टेम्पररी बंदी का दौर इस समय में किसानों की फसलों के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। किसान अगर इस बंदी को सफ़र करेंगे तो अत्यधिक मात्रा के अंदर सफ़र करेंगे। एक तरफ हमारे पास घग्गर नहर है, घग्गर का फ्लड का पानी है, जिसको हमने पाकिस्तान में ही भेज रखा है। उस पानी के बारे में हम राजस्थान वाले कभी सोचते नहीं कि उस पानी से हम अनूपगढ़ ब्रांच को चला सकते हैं। और दूसरी तरफ इस पानी की इतनी बहुतायत है पंजाब के अंदर कि उस पानी का वितरण नहीं है ढंग से, उसके अंदर सिल्ट है। तो ये सब चीज़ें हमारी कामगार किसान सभा मंथन करेगी इसके ऊपर कि उसको किस चीज़ की प्रायोरिटी देनी है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के बाद भी चूरू, सीकर और जो जिले हैं उनके अंदर पानी की शॉर्टेज रहती है, और उसके लिए राजस्थान केनाल के ऊपर रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ पानी नहीं है और उसमें रिजर्वायर बना रहे हैं, और एक तरफ पानी की बहुत ज़्यादा बहुतायत है और उस पानी को हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। ये सब चीज़ें किसान ही समझ सकता है, हमारा वरिष्ठ किसान ही जान सकता है कि उसको पानी का वितरण कैसे करना है और उसको किस ढंग से सभी क्षेत्र के भौगोलिक माप के अनुसार उनको पानी कैसे देना है। इस समीक्षा के अंदर मैं और ज़्यादा विस्तृत नहीं करूँगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार की वो नीतियाँ जो किसानों को अगवा करके कभी उनसे भूख हड़ताल पर बिठाकर, कभी उनको किसी तरह से टॉर्चर करके की जा रही हैं, वो हमारे हित में कभी नहीं है। वो चाहते हैं कि किसान का पतन हो, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो, सड़कें बने, नहरें और पुल और इमारतों का काम ना हो। इस मंशा को हमने रोकना है और एक जन आंदोलन के रूप में सभी किसानों को एकत्रित होकर अपने हकों की लड़ाई लड़नी है। इसी के साथ आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं आज हमारे बीच में अभी रामनिवास जी नहीं जुड़ पा रहे हैं और उनके ना होने के कारण आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस को मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। और नेक्स्ट शीघ्र ही हम लोग आपस में एक दूसरे से रूबरू होंगे। कुछ सवाल हैं, मैं रामकरण जी से भी पूछना चाहूँगा कि हमारे बीच में रामकरण जी बैठे हैं कि आपके चूरू क्षेत्र के अंदर मुख्यतः ऐसी क्या डिमांड्स हैं किसानों के प्रति जो शीघ्र पूर्ति होनी चाहिए उनकी, तो आप अपने 2 शब्द इस पर भी कहें। चूरू जिले में 3 सबसे खतरनाक डिमांड हैं, समस्याएं हैं जी। पहली समस्या तो वो है जो लगभग सबके है, एमएसपी गारंटी कानून नहीं होने से किसान का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। जी। कुल उत्पादन का 90% बाजार में बेचना पड़ता है और औने पौने दाम में बेचना पड़ता है, तो इससे किसान को बहुत बड़ी मार पड़ती है। सरकार को किसान हितैषी शब्द कहने के साथ ही एमएसपी गारंटी कानून बनाना चाहिए। जब तक ये कानून नहीं बनाएगा वो सरकार किसान हितैषी कहने की हकदार ही नहीं है। दूसरी समस्या बीमा, फसल बीमा की है कि मौसम आधारित फसल बीमा लागू करने पर ही किसान को फसल बीमा का सही लाभ मिल सकता है। वर्तमान में जो क्रॉप कटिंग फसल बीमा योजना लागू कर रखी है उसमें भयंकर बेईमानियां और पारदर्शिता नहीं होने के कारण किसान लूटा जाता है, क्योंकि बीमा करने वाली सारी कंपनियां जो राजस्थान में काम करती हैं वो प्राइवेट हैं। प्राइवेट कंपनी का लक्ष्य लाभ कमाना होता है, कोई किसान वर्ग के हित का काम करना नहीं होता है। इसलिए जब फसल खराब होती है उसका आकलन करना होता है, उस समय ये कंपनियां बहुत बेईमानी करती हैं और धन बल के पर, दबाव के बल पर उस क्रॉप कटिंग सैंपल लेने वाली टीम को प्रभावित कर लेती है और जितना नुकसान हुआ उसका 10% भी शो नहीं करती है और उतना ही पैसा देती है। इसलिए दूसरी हमारी समस्या है कि फसल बीमा योजना में तत्काल सुधार होना चाहिए। क्रॉप कटिंग की जगह मौसम आधारित फसल बीमा लागू होनी चाहिए। और तीसरी एक समस्या है जो 1995 में भाजपा सरकार ने हमें दी है, वो समस्या है आवारा पशुओं की समस्या। आवारा पशु हमारी खेती के लिए एक प्रकार से कैंसर का काम कर रहे हैं, कोढ़ का काम कर रहे हैं। किसान खेत जोत के आता है, फसल उगती है और आवारा पशु पड़ के खा जाते हैं। क्या करे किसान?
और इसके साथ साथ इन आवारा पशुओं में ये सांड जो है, बैल जो है, ये किसान को नुकसान देने के साथ साथ जन हानि भी कर रहे हैं। मैं एक अनुमान के अनुसार बता सकता हूं कि चूरू जिले में 2001 से लेके 2022 तक 1000 व्यक्तियों की मौत आवारा सांडों के मार्फत हो चुकी है। परसों ही सीकर में एक महिला की हत्या आवारा सांड ने कर दी। चूरू शहर में कई बुजुर्गों को आवारा सांड ने खत्म कर दिया। और जितने भी एक्सीडेंट होते और ये हैं हमारे यहाँ विषाक्त पानी से डेथ होती है, आदमियों की हो रही है। ये जो विषाक्त पानी हमारे गंगानगर में डाला जा रहा है, 20% एक्सीडेंट इन आवारा पशुओं के द्वारा होते हैं। इसलिए आवारा पशु की समस्या हमारे जिले में बहुत गंभीर है। मैं 3 ही समस्याओं का जिक्र कर रहा हूँ, MSP गारंटी कानून, मौसम आधारित फसल बीमा और तीसरा आवारा पशु। धन्यवाद। मैं ये बात जैसे पशुओं की बात चलाई तो इसमें 2 मिनट का समय लूँगा आपका खालिद जी, कि हाँ अभी जी। जो विषाक्त पानी जो है अपने पंजाब की लुधियाना की फैक्ट्रियों से वो गंगानगर की नहरों के अंदर मिलाया जा रहा है, जिसके लिए अभी आप पार्टी ने बहुत बड़े बयान दिए थे कि हम इन नहरों का पानी बंद कर देंगे। उनको तो यही नहीं पता था कि गंग नहर और राजस्थान केनाल के अंदर दोनों अलग अलग ब्रांचें हैं, वो तो एक ही ब्रांच समझ के बोल गए थे। वो विषाक्त पानी इन मौसमी बीमारियों के अंदर जो अब मौसमी टाइफाइड हैजा वगैरह आ रहा है, ये गंदा जो पानी आ रहा है वो हेपेटाइटिस, मलेरिया और जॉन्डिस को पनपा रहा है। बीकानेर के अंदर सैकड़ों के अंदर डेथ हो रही हैं, जिसका बार बार हम कह चुके हैं कि सर्वे करवाया जाए, उस डेथ का मुआवजा पंजाब दे। ट्रिब्यूनल कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया है कि तुरंत इनका चार्ज बनाकर तुरंत दिया जाए। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों हम जानते हैं बारिश का मौसम है, इन दिनों जितनी भी मौसमी बीमारियां हैं, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, सभी हमारे GRL जो ऑपरेटर्स गांव में लगे हैं उनके गंदे पानी में डेवलप हो रहे हैं। उन गंदे पानियों की कोई सफाई नहीं है, कुत्ते बिल्लियां मरे पड़े हैं और वही गंदा पानी हम किसानों को सर्व हो रहा है। बहुत बड़ी विडंबना है। अगर हम किसान का एक पर्दा खोल के देखें, दर को खोल के देखें, तो हमें नजर आएगा कि हमारा किसान कितनी मुसीबतों के अंदर जी रहा है और अपना विकास और किसान फसल दे रहा है। इसी सिलसिले में डेगाना के अंदर हमारे बहुत अच्छे साथी जो हैं खालिया जी मौजूद हैं, जो जिनको बहुत ज़्यादा अनुभव भी है इस मामले में, उन्होंने इस संघर्ष को धरातल से लड़ा है। तो मैं उनसे भी कहूँगा कि वो अपने मन की बात आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहें। खालिद। ऐसा है आंडा जी, मेरी तो यही विचारधारा है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक उसको हक नहीं मिलेगा। और जनता को जागरूक करने का किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो कोई भी हो, एक्सेप्ट वामपंथी के अलावा किसी ने कोशिश भी नहीं की। वरना अगर हमारे देश की जनता जागरूक होती, किसान जागरूक होते, मजदूर जागरूक होते, तो किसान मजदूरों की ये हालत होती भी नहीं। मुख्य कारण हमारी जागरूकता में कमी की है, इसलिए हमें इनको जागरूक करना चाहिए। अपने मत में कितना पावर है, सोच समझ के वोट देने से सत्ता चेंज होती है और सत्ता उन लोगों को सौंपनी चाहिए जो किसानों और मजदूरों को और गरीबों के हितैषी हो। मेरी तो यही विचारधारा है। और जब मैं देखता हूँ कि आज के जो ये राजनेता है ना, इन्होंने कभी भी किसानों की और मजदूरों के हित में कोई कानून बनाई नहीं है। रही MSP की बात, MSP लागू होनी चाहिए 2006 के आसपास। ये सदन के पटल पर रख दी गई थी इसकी रिपोर्ट, जो 17 साल तक यूं ही धूल फांक रही है। 17 साल तक इसको लागू नहीं किया गया क्योंकि किसानों के हितैषी सांसद चुन करके हमने भेजे ही नहीं। तो पहला तो यही है कि हमारे हितैषी सांसद और विधायक जब तक चुन करके राजस्थान की विधानसभा में नहीं जाएंगे और भारत की लोकसभा में नहीं जाएंगे तब तक कोई भला होने वाला नहीं है। फिर रही जागरूकता की बात, फसल बीमा योजना चाहे मौसम आधारित हो चाहे ये क्रॉप कटिंग आधारित हो,
जब तक उपभोक्ता को या किसान को जागृति नहीं होगी ना, तब तक उसको हक नहीं मिलेगा। मौसम आधारित फसल बीमा योजना में हमने 2012 में आंदोलन किया था 204 दिन, और मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब होता है कि ये बीमा ट्रम शीट के आधार पर मिलता था, और ट्रम शीट इंग्लिश में लिखी हुई थी, और उस इंग्लिश में लिखी हुई ट्रम शीट को हम आंदोलनकारियों ने बैठे बैठे पढ़ा तो हमारे समझ में नहीं आई। तो हमने तहसीलदार जी, SDO इनको पूछा तो उन्होंने कहा हमें भी इसका अर्थ समझ में नहीं आता है। तो किन शर्तों पर किसान को बीमा मिलेगा, उन शर्तों को हिंदी में या मारवाड़ी में समझना बस की बात नहीं थी। एक मिनट बड़े में समाप्त ताज्जुब की कीजिएगा। बात है, जब मैं पढ़ा लिखा आदमी, टीचर रह चुका आदमी, तहसीलदार, SDO का हिंदी में नहीं समझ सकता तो आम किसान क्या समझेगा वो। जी कॉमरेड। फिर हमने राजस्थान सरकार के पास पत्र भेजा कि भाई इस ट्रम शीट का मतलब होता है वो कॉमरेड समय शर्तें सीमित है, कॉमरेड समय सीमित है, समय सीमित है, आप जल्दी खत्म करिएगा, समय सीमित है। बोलिए कॉमरेड, जल्दी तो किया हुआ है, क्या तो बोलिए शुरू नहीं कॉमरेड, कराना बोलिए बताने। हाँ बोलिए कॉमरेड। राजस्थान सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम भी इसका हिंदी अनुवाद नहीं कर सकते। फिर मैंने राष्ट्रपति महोदय को लिख के भेजा, फिर भी उन्होंने एक झूठा पत्र लिख के भेजा कि हमने हिंदी अनुवाद कर दिया है। मैं जयपुर गया, पता लगाया तो उन्होंने कहा हमसे भी हिंदी अनुवाद नहीं होता है। ऐसे नियम बना करके राजस्थान की सरकार या भारत सरकार किसानों पर थोपती है, और जब तक किसान जागरूक नहीं होगा, कहने का मतलब है जब तक दुनिया में मूर्ख जिएंगे तब तक चतुर को कमाने की जरूरत नहीं है। इनको होशियार करना हमारा मानवीय धर्म है। आप और हम सब मिलकर के इनको जागरूक करें, मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद। किसान विरोधी विधेयक ही नहीं वापस लिया अभी तक कांग्रेस ने। वो राज्यपाल की टेबल पे पढ़े हैं, सुनने में ये आया है कि अभी वो तीनों काले कानून थे वो पारित हो चुके कि इनको वापस लिया जाए, पर अभी राजस्थान के गवर्नमेंट ने नहीं लिया, उनके पटल पे पड़े हुए हैं। तो अगली बारी में हम चर्चा करने जाएंगे कि राजस्थान का पानी का सिस्टम, राजस्थान कैनाल, गंग नहर, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप रूबरू होंगे। आज कुछ साथी नहीं हो पाए, इंटरनेट के कारण भी नहीं हो पाए। मैं सभी का फिर पुरजोर धन्यवाद करता हूँ, खाया जी और रामकरण जी का स्पेशली, जो उन्होंने अपना समय देकर आज की जनता को अवगत कराया, किसानों में जागृति की धुन पैदा की। और जब ये जागृति की धुन किसान के प्रत्येक यूनिट के अंदर, प्रत्येक गांव में आ जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि फिर किसान को कोई भी हरा नहीं पाएगा इस युद्ध के अंदर, किसानी युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।